हम लोग अब इंसोलेशन की बात करेंगे आज। कल हम लोगों ने वायुमंडल से संबंधित चीज़ों को पढ़ा था और आज हम लोग सूर्य तप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट में हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। तो उसमें मेन जो रोल है, सबसे बड़ा रोल तो सनरेज का रहता है, तो इसलिए आज हम लोग इंसोलेशन की बात करेंगे, सूर्य तप की बात करेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल तथा पृथ्वी की जो ऊष्मा है उसका प्रधान स्रोत सूर्य होता है। सूर्य से ही हमें शॉर्ट वेव रेडिएशन या लघु तरंग के रूप में विकिरण प्राप्त होता है। और सौरिक ऊष्मा या सौरिक ऊर्जा या सौरिक विकिरण ही क्या कहलाता है? सूर्य तप या इंसोलेशन कहलाता है। ये एक लाइन की डेफिनेशन हमें हमेशा याद रखनी है कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का जो प्रधान स्रोत है वो सूर्य होता है तथा सौरिक ऊष्मा को ही सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, जलवायु के एक विद्वान, जलवायु विज्ञान वेत्ता कह सकते हो, ट्रिवार्था जी थे। उन्होंने बताया कि लघु तरंगों के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को ही सौरिक विकिरण कहते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें आपको चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। साधारण रूप में आप समझेंगे तो क्या समझेंगे? सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं, यानी सूर्य से आने वाला सौरिक विकिरण ही सूर्य तप या इंसोलेशन कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर जो ऊष्मा या ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है वो सब शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है, लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त होती है। ये बात आपको याद रखनी है। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है, सौर विकिरण जो आ रहा है वो सब किसके रूप में आ रहा है? लघु तरंग विकिरण के रूप में आ रहा है। तो लघु तरंग विकिरण के रूप में आने वाले जो रेडिएशन है उसको हम आगामी सौर विकिरण कह देते हैं। आगामी सौर विकिरण या इनकमिंग सोलर रेडिएशन। देखिए यहाँ नाम लिखा है इंसोलेशन, तो आप इसी को देख लीजिए। इन मीन्स इनकमिंग, इनकमिंग, इन से ले लिया इनकमिंग। ठीक है, इनकमिंग। सोल मीन्स सोलर। ठीक है, सोलर। और यहां से एशन यानी रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि सन रेज यानी सौर विकिरण, सूर्य से आने वाला सौरिक या सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव्स के रूप में हमें प्राप्त होता है, यानी लघु तरंग विकिरण के रूप में पृथ्वी की सतह तक आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आगे कंपेयर करेंगे शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव क्या होता है। तो आपने देखा कि लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त होने वाला जो सूर्य तप है उसको आगामी सौर विकिरण या इनकमिंग सोलर रेडिएशन कह दिया जाता है, और उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में आपने यहाँ देखा इंसोलेशन कह दिया गया है। इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, यहाँ तक की बात मुझे लगता है आप सभी की समझ में आ गई होगी। अब सूर्य की जो बाह्य सतह है उससे निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं। आप देखिए जो हमारे पास विकिरण आ रहा है, सौर विकिरण आ रहा है, सूर्य से ऊष्मा जो भी प्राप्त हो रही है तो सूर्य से ही निकल रही है वो। ठीक है, सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा जो भी आ रही है यहाँ से आ रही सारी। तो सूर्य से की बाह्य सतह से निकलने वाली जो ऊर्जा उसको क्या कह देते हैं? फोटॉन्स कह देते हैं। फोटॉन्स कह देते हैं। और इसीलिए इसकी जो बाहरी सतह है उसको फोटोस्फीयर कह देते हैं। फोटोस्फीयर कल आपने पढ़ा था, पृथ्वी के मंडल से जब हम सूर्य के मंडल में जा रहे हैं तब क्या आ रहा था? सेलेस्टियल स्फीयर, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर, ये वाला फोटोस्फीयर, तो यहाँ से कौन निकलता है? फोटोन निकलते हैं। और फोटोन के रूप में क्या निकलता है? सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो किस रूप में निकलती है? फोटॉन्स के रूप में निकलती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ रखनी है, फिर हम अपनी पढ़ाई आगे शुरू कर पाएंगे। अब एक छोटी सी बात मैं यहाँ बता दे रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सूर्य से प्राप्त होने वाला जो विकिरण है उसको हम लघु तरंग विकिरण या शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं। और पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती है, विकिरण निकलता है,
वो दीर्घ तरंग विकिरण होता है। उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण। पृथ्वी कैसे विकिरण निकाल रही है, अभी पढ़ते हैं कैसे निकाल रही। तो ये आपको यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है। जो सन रेज आ रही हैं, सूर्य से हमें विकिरण प्राप्त हो रहा है, उसको हम शॉर्ट वेव्स के रूप में देखते हैं, शॉर्ट वेव्स के रूप में प्राप्त करते हैं। और जो पृथ्वी से पृथ्वी विकिरण कर रही है वो कैसे करती है, पार्थिव विकिरण के रूप में करती है। उसको हम लॉन्ग वेव रेडिएशन या पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब पृथ्वी की जो सतह है, यानी पृथ्वी का जो आकार है, आप देख सकते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है, भू आव है, जियोड शेप। जियोड शेप कैसी होती है मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। तो पृथ्वी की सतह आप देख सकते हैं, पृथ्वी किस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, अपने अक्ष पर कैसे झुकी हुई है और पश्चिम से पूरब घूम रही है, और उसके ध्रुव चपटे हैं, भूमध्य रेखा पर उभार है। ये सब स्थिति आपको दिमाग में अपनी रखनी है। पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी किस प्रकार की लोकेशन में है, वो चीज़ ध्यान में रख के, और फिर उस पर सोलर रेडिएशन उसको प्राप्त हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें पूरी फिनोमिना आपको अपने दिमाग में रखनी है, फिर हम आगे अपनी बात कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए पृथ्वी की जियोड शेप होने के कारण क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है उस पर सूर्य किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी और सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को प्राप्त कर पाती है। जब किरणें तिरछी पड़ रही हैं, डायरेक्ट पड़ेंगी तो सौर ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, और जब वो तिरछी पड़ रही हैं तो क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को प्राप्त कर पाती है अपनी जियोड शेप के कारण। ये एक जियोड शेप होने का रिजल्ट है। कैसा है, अच्छा बुरा वो बात की बात है, लेकिन एक रिजल्ट है, एक कंडीशन ये भी है कि जियोड शेप है, उसके कारण जो इंसुलेशन आ रहा है वो वायुमंडल में वितरित हो जाता है, जिसके कारण बहुत कम भाग पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है। अब प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है, कोई भी वस्तु की बात सही, प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है विकिरण करती है, यानी कोई भी गर्म वस्तु जो होगी वो ऊष्मा का विकिरण करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस हिसाब से सन, देखिए सूर्य गर्म होता है और ऊष्मा का विकिरण कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी ज़्यादा उसमें उसकी जो तरंगें होंगी उतनी छोटी होंगी। इसी कारण सूर्य से जो तरंगें आती हैं, सूर्य से जो विकिरण आता है वो हमें शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में मिलता है। और पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी सूर्य की दी हुई ऊष्मा से गर्म होती है, उसके बाद विकिरण करती है। तो पृथ्वी सूर्य के कंपैरिजन उतना गर्म नहीं है, इसलिए वो क्या करती है, दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करती है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी बात हमने की इंसोलेशन के बारे में कि इंसोलेशन या सूर्यातप क्या है और क्या कंडीशन है, पृथ्वी की स्थिति कैसी है, सूर्य से रेडिएशन आ रहा है तो किस रूप में आ रहा है, पृथ्वी से जब उसको उत्सर्जित करेगी तो किस किन तरंगों के रूप में करेगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, फिर आगे चीज़ों को हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ से स्टार्टिंग कमज़ोर हो रही है तो आगे नहीं समझ में आएगा। इंसुलेशन क्या है, फोटोन क्या है, फोटोस्फीयर क्या है। ठीक है, सूर्य की सतह भी आप पृथ्वी की सतह के साथ याद रख लें। फोटोस्फीयर सूर्य की सतह से बाहरी वायुमंडल में चलेंगे तो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सेलेस्टियल स्फीयर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसके हम लोग बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन की। तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन, इंसुलेशन का। कहाँ, अर्थ सरफेस पे, क्रस्ट की बात करेंगे या पृथ्वी की बाह्य सतह की बात करेंगे तो पृथ्वी की बाह्य सतह आप देख सकते हैं इस पूरी सरफेस पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल इक्वेटर होते हुए, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पूरी पृथ्वी, ठीक, इस पूरी पृथ्वी पर सूर्यतप का जो वितरण है वो किस प्रकार का होगा, इस चीज़ को हमें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भूगोल की परिभाषा में भी बताया था कि भूगोल क्या है, भूगोल वितरण का विज्ञान है। जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ आज हम किसका वितरण पढ़ रहे हैं, सूर्यतप का वितरण पढ़ रहे हैं, इंसुलेशन का वितरण पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी होगी कि सूर्यतप का वितरण कैसा है। तो अब आप देखिए, अब आपको फिर से पृथ्वी की स्थिति पर जाना पड़ेगा। आप देखिए अपने अक्ष, अपनी एक्सिस पर यह है, इसका अक्ष यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो उसके केंद्र से जाती है उसको अक्ष कहते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो अपने अक्ष पर है और पश्चिम से पूरब घूम रही है।
ठीक है। और आप देखिए कि ये इक्वेटर की स्थिति, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। अब सन की स्थिति आप यही मान सकते हैं, ये वाली, और ऐसे स्थिति, तो आप देखिए इक्वेटोरियल पार्ट है, उस पर क्या होगा, सन रेज परपेंडिकुलर, आप देखिए ऐसे दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इक्वेटोरियल पार्ट है वहाँ पर सन रेज कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं पूरे साल। तो ये यहाँ से हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। कैसे? आप सबसे पहले इक्वेटर की बात कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर है और ये इसका इक्वेटोरियल पार्ट हो गया, यहाँ की बात करते हैं। और सनरेज, ये अगर सन है, यहाँ से सनरेज आ रही हैं, वितरण की बात करें, ठीक है। आप एक मॉडल बना सकते हैं क्या, एक चीज़ ले, आप एक तरफ ले लीजिए सन और एक तरफ अर्थ, और आप लगातार इसको रोटेट कराते रहिए, फिर देखिए कि रेज किस टाइप से फैलेंगी, ठीक है। तो अब आप देखिए सन रेज जो जब हम बात कर रहे हैं इंसोलेशन की, तो इंसोलेशन में सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा के पास होगी। इंसोलेशन कहा मैंने, तापमान नहीं कहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है इस चीज़ को। मैंने कहा कि सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के आसपास मिलती है, तापमान नहीं कहा है, इंसोलेशन का है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इंसोलेशन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ मिल रही है आपको, विषुवत रेखा के पास मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर दिन रात लगभग बराबर होते हैं पूरे साल, ठीक है। इक्वेटर पे क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है, विषुव होता है। तो इक्वेटर पर पूरे साल दिन और रात की जो अवधि है, दिन रात बराबर होते हैं। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा मिलता है। किरणें यानी लंबवत रहती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। जब दिन रात बराबर हो रहे हैं तो क्या होगा, इंसोलेशन मिलेगा और किरणें कैसी हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये एक कंडीशन बन रही है, एक स्थिति बन रही है कि सनरेज जो आ रही है इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। लेकिन वहाँ पर इंसोलेशन इतना पहुँच रहा है, ठीक है, कंडीशन बन रही है इंसोलेशन मैक्सिमम मिलने की, लेकिन तापमान कितना होता है ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। फिलहाल इंसोलेशन की बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इंसोलेशन से बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि यहाँ पृथ्वी गर्म हो गई, वस्तु गर्म हो गई। इंसोलेशन सूर्य से या सौरिक विकिरण ही क्या होता है, इंसोलेशन या सूर्य तप होता है। सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो क्या है, आपकी इंसोलेशन है। अब वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलनी चाहिए, कहाँ मिलेगी स्थिति के अनुसार, इक्वेटोरियल पार्ट पे, विषुवत रेखा के आस पे। विषुवत रेखा के आसपास आप देखेंगे क्यों मिलेगी, क्योंकि विषुवत रेखा इक्विनॉक्स वाली स्थिति बनाती है। वहाँ पूरे साल जो सनरेज हैं वो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं और दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो ये स्थितियाँ बन रही हैं। अब दूसरा क्या यहाँ पे हो सकता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्य तप मंडल विषुवत रेखा के दोनों ओर खिसकता है। देखिए ये था इक्वेटर 0 डिग्री, और ये क्या हुआ, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ, और यहाँ 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एक बार सूर्य यहाँ 90 डिग्री, एक बार यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ इधर उधर शिफ्टिंग हो रही है। तो अभी क्या बताया आपको कि सूर्य के उत्तरायण होने में, यानी सूर्य उत्तरायण हो रहा है, उत्तरायण की स्थिति है उत्तर दिशा में, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर दिशा में जा रहा है तो उत्तरायण, दक्षिण जा रहा है तो दक्षिणायन, उत्तर जाएगा तो उत्तरायण, दक्षिण आएगा तो दक्षिणायन, और यहाँ तक स्थिति और यहाँ तक स्थिति, एक बार यहाँ 90, एक बार यहाँ 90, 2 बार यहाँ 90। तो इंसोलेशन क्या हो रहा है, जो इन्होंने कहा कि परंतु सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्य ताप मंडल जो है वो विषुवत रेखा के दोनों ओर खिसकता है। रेज यहाँ पे 90 डिग्री आ रही हैं, ठीक है, और दिन की अवधि, दिन रात की अवधि भी बराबर है, और सूर्य का क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है एंगल का। तब क्या होगा कि इस जो मैक्सिमम इंसोलेशन वाली बेल्ट होगी वो यहाँ और यहाँ और यहाँ ऐसे खिसकती रहेगी।
विषुवत रेखा के दोनों तरफ सरकता रहता है। विषुवत रेखा से सूर्यताप ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। अब ये कंडीशन आ गई आपको याद करने की, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यताप कैसा होता जाता है, कम होता चला जाता है। आप नॉर्मली आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं, इक्वेटोरियल पार्ट में गर्मी होती है और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हैं कैसा होता है, तापमान घटना शुरू हो जाता है और पोल्स तो आपके बिल्कुल जमे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सबसे कम इंसोलेशन मिलता होगा। इस कंडीशन को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या एक निकल के आया तथ्य, वो निकल कर आया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इंसोलेशन की मात्रा में, सूर्यताप की मात्रा में कमी आने लगती है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन बनेगा जब तो ये अप्लाई करके कंडीशन बनाया जाएगा। इंसोलेशन के संबंध में क्या हो रहा है, इक्वेटर टू पोल जाने पर इंसोलेशन या सूर्यताप की मात्रा में कमी आती है। एक आधार वाक्य एक आपको मिला ये। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। इक्विनॉक्स के समय दोनों गोलार्धों में सूर्यताप का वितरण प्रायः समान रहता है। इक्विनॉक्स के समय, इक्विनॉक्स के बारे में आपने देखा कि इक्विनॉक्स क्या होगा, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। कब बनाती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। कहाँ, इक्वेटर पे। तो जब इक्वेटर पे है 90 डिग्री का एंगल, इक्विनॉक्स में क्या है, पूरे ग्लोब पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो क्या मतलब हुआ कि सूर्य की किरणें जब इक्विनॉक्स की स्थिति में है, यानी विषुव की स्थिति में है, तब दोनों गोलार्धों में सूर्यताप का वितरण जो है वो समान रहेगा। यानी सूर्य की स्थिति आप ऐसे समझ लीजिए, ये है सूर्य और यहाँ से किरणें जा रही हैं, तो वितरण क्या है, पूरे जो ग्लोब है उसमें एक जैसा होगा। सूर्य यहाँ चमक रहा है, बल्ब मान लीजिए एक यहाँ चमक रहा है, उसको जला दीजिए और रोशनी दोनों पूरे गोलार्धों में दोनों तरफ जा रही है। अगर उस बल्ब को हम किसी एक साइड में फिक्स कर दें तो क्या होगा, एक जिस साइड में फिक्स करेंगे वहाँ पे गर्मी ज़्यादा, या आप कहेंगे वहाँ पे उसकी प्रकाश गर्मी दोनों चीज़ें हो जाएंगी ज़्यादा और दूसरे की तरफ कम हो जाएगी। तो ये स्थिति कैसे बनेगी, ये जब यहाँ चमकेगा, यानी कर्क रेखा पर चमक रहा है और मकर रेखा पर चमक रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इक्विनॉक्स के समय सीधी सी बात है, ये सारी कंडीशन बनती चली जा रही हैं, इनको आप पॉइंट बना बना के अपने नोट कर लीजिए कहीं भी और इनको आप रिवाइज करते रहिए साथ साथ, तो ध्यान रहेगा आपको क्या क्या स्थितियां बनती हैं। तो क्या स्थिति बन रही है जब हम इंसोलेशन के वितरण की बात कर रहे हैं, सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे, धरातल पे सूर्यताप के वितरण की बात कर रहे हैं, तो क्या तथ्य निकल कर सामने ये आया, तथ्य ये निकल कर सामने आया कि विषुव की स्थिति में, यानी इक्विनॉक्स की स्थिति में पूरे ग्लोब पर जो दोनों गोलार्धों में सूर्यताप का वितरण प्रायः समान रहेगा। क्यों रहेगा, आपने अभी देख लिया क्यों रहेगा। इसके विपरीत कर्क तथा मकर रेखा संक्रांति के समय दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के बीच सूर्यताप के वितरण में पर्याप्त असमानता आती है। अब आप देखिए, जो अभी सेंटेंस मैंने बोला कि इसके विपरीत क्या बोला, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, यानी समर एंड विंटर सोल्स्टिस की बात करें तो क्या होगा, कर्क संक्रांति, यानी कर्क संक्रांति या समर सोल्स्टिस का मतलब है कि सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है। और कर्क रेखा पर कब चमक रहा है, 21 जून को चमकता है, 21 जून। तो आप देखिए, जब वो एक गोलार्ध में शिफ्ट हो गया, अभी तक वो इक्वेटर पे था तो दोनों गोलार्ध में बराबर जा रही थी, अब वो एक गोलार्ध में शिफ्ट हो गया, तो जिस गोलार्ध में शिफ्ट हो गया उसमें ज़्यादा इंसोलेशन देगा, सूर्यताप ज़्यादा देगा, या उस गोलार्ध को सूर्यताप ज़्यादा मिलेगा, और जिससे दूर है उसको कम मिलेगा। अब स्थिति परिवर्तन हुआ। स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, 22 दिसंबर की स्थिति आ गई। 22 दिसंबर को आपने देखा कि जो सन की स्थिति है 90 डिग्री रेज उसकी मकर रेखा पे, यानी इसको आप विंटर सोल्स्टिस कह देंगे, ठीक है, शीत संक्रांति। तो उसमें क्या होगा, मकर संक्रांति भी कह देते हैं। तो उसमें क्या होगा, यहाँ देखिए जब सन यहाँ है तो इस दक्षिणी गोलार्ध को ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा और उत्तरी गोलार्ध को कम इंसोलेशन मिलेगा। तो यहाँ क्या है, सूर्यताप का जो वितरण है वो उसमें परिवर्तन आ गया, यानी असमानता आ गई।
तो आप अब देख लेंगे यहाँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ यहाँ वितरण कुछ और मिल रहा है, यहाँ वितरण कुछ और मिल रहा है। जब इक्विनॉक्स था तब वितरण आपको समान रूप से मिल रहा था। अब इस स्थिति की बात करें तो यहाँ ज़्यादा और यहाँ कम। तो ये स्थितियाँ, कितनी स्थितियाँ बन रही हैं, कैसे बन रही हैं और वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ हम पढ़ रहे हैं जो अप्लाई होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक बेस तैयार हो रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझ के आगे बढ़िए। ठीक है, इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप का वितरण हम पढ़ रहे हैं। तापमान का नहीं पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंसुलेशन पढ़ रहे हैं, हम सूर्य तप का वितरण पढ़ रहे हैं। इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर बात करें तो हम 3 जोन निकाल लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास अभी आपने देखा कि एक बार 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर ये स्थितियां आ रही हैं। इसका मतलब एंगल वो है चेंज हो रहा है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। 90 डिग्री का एंगल कब कहाँ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब यदि ग्लोब पर वार्षिक सूर्यातप के अक्षांशीय वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो 3 स्पष्ट मंडल आते हैं। यानी इस चीज़ को अगर हम देखें तो 3 स्पष्ट मंडल आएंगे। वो स्पष्ट मंडल क्या होंगे, देखिए आप। वो कई बार मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बता चुका हूँ, आज उसको डिटेल से पढ़ने की बारी है। इक्वेटर है ही हमारा, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, आर्कटिक सर्किल है और अंटार्कटिक सर्किल है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है, आर्कटिक सर्किल 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री 30 मिनट साउथ। यहाँ सारे नॉर्थ लेके जाएंगे, यहाँ सारे साउथ लेके जाएंगे। ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल और ये 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक, यदि ग्लोब पर वार्षिक सूर्यातप के अक्षांशीय वितरण पर दृष्टिपात किया जाए तो 3 स्पष्ट मंडल बन के आते हैं। निम्न अक्षांशीय या अयनवर्तीय मंडल, लो लैटिट्यूड्स या ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल जोन, लो लैटिट्यूड्स या ट्रॉपिक्स। आपको याद होगा एक बार मैंने आपको बताया था 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, इनको हम 3 मंडल में जब बांटते हैं तो निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश ऐसे बना देते हैं। निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश, उच्च अक्षांश ऐसे बना देते हैं। या हम इंसोलेशन की मात्रा को देखते हुए डिवीज़न कर रहे हैं। तो क्या बनाया, पहला जोन जो बनाया निम्न अक्षांशीय या अयनवर्तीय यानी ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल, अयनवर्तीय ट्रॉपिकल या ट्रॉपिक्स क्या देते हैं। तो ये क्या हुए, निम्न अक्षांशीय मंडल। निम्न अक्षांशीय मंडल में हम देख लें कहाँ, 0 से यहाँ और 0 से यहाँ, इस चीज़ को कर लेते हैं। तो निम्न अक्षांशीय मंडल आप लिख सकते हैं, इसके 3 पॉइंट बना लीजिए, 3 पॉइंट में लिख लीजिए। सबसे पहला निम्न अक्षांशीय मंडल या लो लैटिट्यूड्स या ट्रॉपिकल। ठीक है, अब ट्रॉपिकल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इक्विनॉक्स की स्थिति में शिफ्टिंग, जब इक्विनॉक्स में पूरे में रहता है और जब कर्क और मकर रेखाओं पे अलग अलग चमकता है, लंबवत चमकता है, उसके कारण क्या था, नहीं उत्तरायण और दक्षिणायन, नॉर्थवर्ड जाने में और साउथवर्ड जाने में क्या होता है, वो जो मैक्सिमम इंसुलेशन वाला एक एरिया है, एक जोन है, वो क्या होता है, वो शिफ्ट होता रहता है इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ। ठीक है, इस टाइप से स्थिति ऐसे चलती रहती है। तो अब आप यहाँ देखिए कि अगर हम लो लैटिट्यूड्स की बात करें, निम्न अक्षांशीय मंडल की बात करें, तो निम्न अक्षांशीय मंडल में हमारा कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र आ जाएगा, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन कह देते हैं। अब देखिए इस स्थान की विशेषता, सूर्य की स्थिति यहाँ 21 मार्च को थी 90 डिग्री और 21 जून को यहाँ 90 डिग्री और 22 दिसंबर को यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक भी तो रेस शिफ्ट हुई, तभी तो 90 डिग्री आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी अक्षांश हैं, सारे अक्षांशों पे हर एक दिन यात्रा करते समय यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में एक दिन 90 डिग्री का एंगल होगा हर अक्षांश पे।
और 21 मार्च को ये घटना हो रही थी। अब दोबारा 23 सितंबर को फिर से वापस, आप देखिए 23 सितंबर आने वाला है। 23 सितंबर को आप देखिएगा दिन और रात बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स होगा। तो जब वापस यहाँ से यहाँ आने की स्थिति है तब फिर से इन्हीं अक्षांशों पे होके आया जाएगा, तो फिर से इन अक्षांशों पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 6 महीने का सफ़र यहाँ रहता है, 21 मार्च से 21 जून आने में 3 महीने, 21 जून से 23 सितंबर जाने में 3 महीने। तो आप देखिए एक बार आने में 90 डिग्री, एक बार जाने में 90 डिग्री। इसका मतलब क्या विशेषता हुई कि जो इसी तरह से यहाँ भी होगा, 23 सितंबर से 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से 21 मार्च, 6 महीने का समय। यहाँ भी जितने अक्षांश हैं, तो आप देखिए कि जो लो लैटिट्यूड्स वाला एरिया था, निम्न अक्षांश ये क्षेत्र था या जो ट्रॉपिकल था, वहाँ पर प्रत्येक अक्षांश पर 2 बार वर्ष में जो सूर्य की किरणें हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो रेज कैसी सीधी हो रही हैं, तो क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो निम्न अक्षांशीय मंडल होता है, अयनवर्तीय क्षेत्र होता है या ट्रॉपिकल रीजन होता है, उसमें क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण, सूर्य उत्तरायण हो रहा है और दक्षिणायन हो रहा है, यानी नॉर्थवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड हो रहा है। तो उसमें उस पूरे प्रोसेस में इसके कारण क्या हो रहा है कि जो अक्षांश यहाँ पर हैं, जितने भी अक्षांश हैं, प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम सूर्य तप मिलता है। अधिकतम तो समझ में आया होगा आपको, न्यूनतम नहीं आया होगा। जब यहाँ चमक रहा है तो इधर वाले पे न्यूनतम हुआ, ठीक है, और जब यहाँ चमक रहा है तो इधर वाले पे न्यूनतम हुआ। इसका मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है, वहाँ पर इंसोलेशन वर्ष में 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम मिलता है। इससे क्या होता है, जो ऋतुवत परिवर्तन है, ठीक है, जो सीजनल चेंज है वो कैसा है, वो नगण्य जैसा रहता है। जैसे आप साउथ इंडिया जाइए, दक्षिण भारत जनवरी में जाइए या आप किसी और महीने में जाइए, लगभग आपको एक जैसा मौसम देखने को मिलता है। तो ऋतुवत परिवर्तन क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। कर्क रेखा को पार करके आप दक्षिण में चले जाते हैं, दक्षिण भारत में चले जाते हैं। कर्क रेखा के उत्तर तक आप देखिए पूरे साल मौसम में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा, शरद, शीत, ये सारे ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो कर्क रेखा के दक्षिण चला जाता है। भारत की जो स्थिति है वो इस टाइप की है, ये। तो जब कर्क रेखा के दक्षिण आ गया तो लो लैटिट्यूड्स में आ गया, निम्न अक्षांशीय मंडल में आ गया, और निम्न अक्षांशीय मंडल में आने के कारण क्या हो रहा है, ऋतुवत परिवर्तन नगण्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज है वो चेंज होगा, एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पर क्या कई चीज़ें निकल के ये आई कि जो उत्तरायण और दक्षिणायन होना, यानी नॉर्थ वर्ड और साउथ वर्ड डायरेक्शन में जाने के कारण क्या हो रहा है, 2 बार किरणें किसी भी अक्षांश पर लंबवत हो रही हैं। तो उसके बाद क्या हो रहा है, 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम इंसोलेशन। जब मैक्सिमम है तो मिनिमम, जब मैक्सिमम है तो मिनिमम, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम 2 बार और 2 बार मिनिमम, यानी 2 बार अधिकतम सूर्य तप तथा 2 बार न्यूनतम सूर्य तप ग्रहण करता है या मिलता है, जिससे ऋतुवत परिवर्तन जो है वो नगण्य सा हो जाता है। दूसरा आता है मध्य अक्षांशीय मंडल, मिडिल लैटिट्यूड्स। मध्य अक्षांशीय, जिसको आप कह सकते हो 23 डिग्री से 66 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर और इतने से इधर दक्षिण में, ये वाली बेल्ट जो है, ये वाली बेल्ट, ये कौन सा मंडल हुआ, मध्य अक्षांशीय मंडल, मिडिल लैटिट्यूड्स।
ठीक, अब इसके देखिए, इसका विस्तार आपने देख ही लिया, 23 डिग्री से लेकर 66 डिग्री तक आप मान सकते हैं दोनों गोलार्धों में। यहाँ क्या होगा, इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में एक बार अधिकतम तथा एक बार न्यूनतम सूर्यातप होगा, कर्क तथा मकर संक्रांति के अनुसार प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, कर्क रेखा के बाद स्थिति 90 डिग्री की बनती नहीं है। सूर्य की किरणों का जो एंगल है वो कर्क रेखा पर 90 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर हम बात करें 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक और 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 90 डिग्री साउथ तक, तो वहाँ पर किसी भी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उनका जो शिफ्टिंग चल रहा है वो कर्क और मकर के बीच चलता है, इसलिए यहाँ पर 2 बार स्थिति होती है। और यहाँ जब चमकेगा, इस समय जब कर्क रेखा पर चमक रहा है तब यहाँ पे गर्मी या इंसोलेशन जो है वो मैक्सिमम उस समय मिलेगा, जब मकर रेखा पे है तब मिनिमम इसके लिए हो जाएगा, और जब यहाँ चमक रहा है तो इसके लिए मैक्सिमम होगा और इसके लिए मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में एक बार अधिकतम तथा एक बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है कर्क और मकर संक्रांति के कारण, क्योंकि कर्क संक्रांति सूर्य पे चमकना, कर्क रेखा पर सूर्य का 90 डिग्री का एंगल होना 21 जून की बात, और मकर संक्रांति की बात करें तो मकर रेखा पर सूर्य का किरणों का एंगल 90 डिग्री होना 22 दिसंबर की बात, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपना अरेंज करके रखिए, और उसके बाद कहीं से क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल पूरा चलता है ये सब, यहाँ कोई रटने की बात ही नहीं है, आपको सब समझना है और याद करना है अच्छे से कि कैसे मैकेनिज्म कैसे हो रही है, ठीक है। एक बात यह है कि इस मंडल में और इस मंडल में वर्ष में कभी भी सूर्यातप जो है वो शून्य नहीं होता, नगण्य नहीं होता, हमेशा आपको सूर्यातप मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाता है, जो ऋतुवत परिवर्तन है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा ऋतुवत परिवर्तन आपको इस मंडल में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सबसे ज़्यादा ऋतुवत परिवर्तन कहाँ मिलेगा, तो आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि ऋतुवत परिवर्तन सबसे ज़्यादा यहाँ क्यों होगा। आप देखते हैं, आप जहाँ रहते हैं, आप उत्तर भारत में रहते हैं, उत्तर भारत आप देखिए कौन सी स्थिति में आ रहा है, ठीक है, और उसमें ऋतुवत परिवर्तन होता है या नहीं होता है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्या क्या परिस्थितियां बन रही हैं। यहाँ भी आपको दिखाया साउथ इंडिया में नहीं होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ जब स्थिति गर्मी सर्दी ये सब हो रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, तो स्थिति यहाँ पर कैसी होगी, ऋतुवत जो चेंज होंगे वो कैसे होंगे, इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। कौन से वाले में, मध्य अक्षांशीय मंडल में, इस बात को आपको समझना है। अगला होगा तीसरा, ध्रुवीय मंडल या पोलर रीजन की बात करें आप, ध्रुवीय मंडल, तो ध्रुवीय मंडल आपका 66 से लेकर 90 उत्तर और 66 से लेकर 90 दक्षिण, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ध्रुव के चारों ओर वर्ष में एक बार अधिकतम तथा एक बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होगा। यहाँ भी स्थिति यही होगी कि भाई जब वो यहाँ चमकेगा तो उस समय इस वाले क्षेत्र के लिए अधिकतम जो भी हो सकता है, अधिकतम से मतलब आप 40 डिग्री 50 डिग्री से नहीं करेंगे तुलना, वो यहाँ के लिए होगा। रेज कैसी जा रही हैं, वायुमंडल कैसा है, वो सारे तथ्य भी आएंगे। यहाँ से रेज तिरछी जा रही हैं तो यहाँ चमक रहा है तब कितना है और यहाँ चमक रहा है तब कितना है, उनको कंपेयर करने में हम इसको सर्वाधिक कह देते हैं, ठीक है, कि एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम। इन स्थितियों को आप देखते रहिए, सूर्य का यानी कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति 21 जून और 22 दिसंबर, इन स्थितियों को ध्यान में रख के तब आप पूरे ग्लोब पर देखिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को देखते हैं, आपको एक समान वितरण दिखाई देगा। जो चेंज आता है वो 21 जून की घटना और 22 दिसंबर की घटना से आता है। इसीलिए जब सूर्य यहाँ चमक रहा है उस स्थिति को आदर्श स्थिति मानकर सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं। जलवायु की पेटियाँ, वायुदाब की पेटियाँ, सारी चीज़ें उनको देखकर डिसाइड किया गया है। लेकिन उनमें चेंज होता है, जब आता है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सनरेज का एंगल है वो शिफ्ट हो रहा है। वो यहाँ कर्क रेखा पे हो रहा है 90 डिग्री और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ध्रुवीय मंडल की, यानी पोलर रीजन की बात कर रहे थे। तो पोलर रीजन में क्या होता है, एक बार न्यूनतम एक बार अधिकतम, परंतु वर्ष के कुछ समय में सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों के अभाव में सूर्यातप शून्य हो जाता है। आपने सुना है, पढ़ा है
कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। जब 6 महीने का दिन तभी तो इंसोलेशन मिल पाएगा, जब 6 महीने की रात है तो इंसोलेशन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो किसके कारण हो रहा है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण हो रहा है। तो इसलिए अब क्या सबसे निकल के बात आई कि जो उसका उत्तरायण और दक्षिणायन होना ये बहुत बड़ी घटना है। अगर ये सब नहीं होता तो एक जैसी स्थिति रहती। ठीक है, तो यहाँ दिन और रात जब हो रहा है तो दिन और रात होने से क्या है, एक बार मैक्सिमम और एक बार मिनिमम हो रहा है, और एक बार प्रत्यक्ष प्रकाश मिलना या इंसोलेशन या सूर्य तप मिलना बिल्कुल बंद एक बार, और एक दूसरे समय में एक समय मिल रहा है और इस समय नहीं मिल रहा है। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य यहाँ चमक रहा है तब मिल रहा है, जब ये यहाँ चमक रहा है दक्षिण गोलार्ध में तब उत्तरी गोलार्ध को नहीं मिल रहा है, दक्षिण गोलार्ध को मिल रहा है। ये बात मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, इसका वितरण पढ़ा, सूर्य तप का पृथ्वी पर वितरण या धरातल पर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। उसमें आपने देखा कि 3 जोन निकल कर आए। एक जोन निकला लो लैटिट्यूड्स या ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल निम्न अक्षांशीय, दूसरा मध्य अक्षांशीय या मिडिल लैटिट्यूड्स, और तीसरा उच्च अक्षांश या पोलर या ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, किस तरह से आपने देखा, तो उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हो रहा है वो मेन क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ सनरेज हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं उत्तरायण होना या दक्षिणायन होना, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाना या साउथवर्ड डायरेक्शन में जाना, ये इस पे सबसे बड़ा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, पृथ्वी की, सूर्य की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति आपको समझ में आनी चाहिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है, या आप कह सकते हो अपनी कक्षा पे 66 डिग्री 30 मिनट का एंगल बनाकर घूम रही है। ठीक है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से जा रही हो वो उसका अक्ष कहलाती है, या उसको कीली कह देते हैं साधारण भाषा में। पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर सूर्य तप के की मात्रा बात कर लें कि कितने अक्षांश पर कितना, तो आप देख लीजिए यहाँ अगर हम इसको 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री मान लें, ये 20 डिग्री मान लें, 30 पास करना पड़ेगा थोड़ा सा, 10 और ये 20 30 40 50 60 70 80 और 90। ठीक है, 10-10 के गैप से हमने यहाँ पे अक्षांश ले लिए, और उन पे अगर हम वितरण देखेंगे तो वितरण आप देख सकते हैं सूर्य तप का वितरण प्रतिशत में 0 डिग्री पर 100% मिल रहा है, क्योंकि ये स्थिति और सन यहाँ पर, यहाँ सन, और आप देखिए जो रेज आ रही हैं वो सीधी आ रही हैं, और जैसे जैसे ये पोल की तरफ बढ़ता जाएगा रेज कैसी होती जा रही हैं, तिरछी होती जा रही हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे यहाँ जाएंगे सूर्य तप की मात्रा घटती जाती है। अभी हमने एक फैक्टर निकाला था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर या इक्वेटर टू पोल जाने पर जो इंसोलेशन है उसकी मात्रा कम होती चली जाती है, यानी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ 100% दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ न्यूनतम था तो यहाँ बिल्कुल कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ से जैसे जैसे हम 10 20 30 40 अक्षांशों के नंबर तो बढ़ेंगे, लेकिन जो इंसोलेशन है उसका नंबर घटेगा। ठीक है, तो यहाँ 100% है तो यहाँ मिनिमम यानी मैक्सिमम यहाँ है तो यहाँ मिनिमम होगा, इस तरह से यहाँ घटता हुआ चला जाएगा। तो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री का मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर, वहाँ कितना है 10 डिग्री पे 99। अब 10 डिग्री और 0 डिग्री में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो और एक बात और भी आपको याद रखनी है कि जैसे कर्क रेखा पर अगर चमक रहा है तो इसके बाद कोई दीवार नहीं लगी हुई है जो अगला उसकी तरफ अगले अक्षांश पे उसकी प्रकाश नहीं जाएगा या उसकी ऊष्मा नहीं जाएगी। प्रभाव तो उसका काफ़ी दूर तक जाएगा, प्रभाव तो उसका पोल तक भी जाएगा। ठीक है, यहाँ चमक रहा है तब भी प्रभाव यहाँ तक तो जा ही रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कर्क रेखा का मतलब एकदम बैरियर नहीं है। हाँ, उसके बाद एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता है, एंगल तिरछी किरणें शुरू हो जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ 100, 10 डिग्री पे 99, 20 डिग्री पे 95, 30 डिग्री पे 88, 40 पे 79, 50 पे 68, 60 पे 57, 70 पे 47, 80 पे 43 और 90 पे 42, यानी लगभग 40% यहाँ मिल रहा है।
भूमध्य रेखा पे अगर 100% मिल रहा है तो यहाँ 40% मिल रहा है। इतना डिफरेंस आ जाता है सूर्य तप के वितरण में या डिस्ट्रीब्यूशन में, आप कह सकते हो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर। भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री है तो ध्रुवों पे कब हो रहा है 40, भूमध्य रेखा पर 100% है तो ध्रुवों पे कितना है 40% है। ठीक, तो ये तो आपने पढ़ा वितरण। अब इससे भी इम्पोर्टेंट फैक्टर चीज, इस वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसुलेशन पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक ऐसे, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इंसुलेशन के इस डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डालेंगे, यानी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो इस पर प्रभाव डाल सकते हैं, उन फैक्टर्स को हमें पढ़ना है। और वो फैक्टर आपको और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। कठिन तो नहीं लग रहा है, बहुत आसान है। जो ध्यान से नहीं पढ़ रहा होगा, समझ रहा नहीं रहा होगा, फालतू कमेंट्स में लगा होगा, उसको तो समझ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो ध्यान से सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। क्योंकि क्लाइमेट स्पेशली ये सारे टॉपिक पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो प्रकृति की हैं उनको हम सॉल्व करने लगते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ सीख रहे हैं नया। इसलिए अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखिए और कोशिश कीजिए कि ध्यान यहाँ रहे और आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी इंसुलेशन की बात हमने की, इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें निकल कर आई। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ये इंसुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको प्रभावित करने वाले इन कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इस पर इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो सूर्य तप के वितरण पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, भूतल के विभिन्न भागों पर सूर्य तप की मात्रा का समान वितरण नहीं पाया जाता। ठीक है, ये बात आप अब तक समझ गए होंगे। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के जो पूरा सरफेस है उस पर एक समान वितरण नहीं मिलता है, क्योंकि रेस पे डिपेंड कर रहा है कहाँ जा रही है रेस, कैसी जा रही हैं। दूसरा ये है कि पृथ्वी और इसके सराउंडिंग इसका वायुमंडल, तो कोई भी चीज़ सनरेज बाहर से आ रही है तो इसके वायुमंडल में प्रवेश करके तब पृथ्वी की सतह तक जाएंगी। ये फैक्टर भी तो ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ पृथ्वी पे आ रही है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद ही वो पृथ्वी की सतह तक आ पाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो भी रेज आ रही हैं वो वायुमंडल की एक मोटी परत को पार करके या वायुमंडल की मोटी परत में से गुजरती हुई तब अंदर आती हैं। तो वायुमंडल का प्रभाव सूर्य तप पे पड़ना जाहिर सी बात है कि ज़रूर पड़ेगा। तो वायुमंडल का क्या प्रभाव है उसको हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी रेस की बात कर लेते हैं कि जो सूर्य की किरणें उसको एक नाम दे दिया गया सापेक्ष तिरछापन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज। सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो इस इंसुलेशन के वितरण पर कैसे प्रभाव डालता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सूर्य की जो किरणें हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज, सूर्य की किरणों का आपतन कोण, वो कितने कोण पर झुकी हैं या कितने कोण पर, किस स्थान पर कितना कोण बना रही हैं, और कोण के हिसाब से ही, एंगल के हिसाब से ही वहाँ पर इंसुलेशन की मात्रा होगी। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सीधी परपेंडिकुलर आ रही है, तो एंगल अच्छा सीधा बन रहा है तो इंसुलेशन ज़्यादा मिलेगा, और तिरछी जा रही है तो इंसुलेशन कम मिलेगा। तो आप इसको पृथ्वी की जियोड शेप के कारण सूर्य की किरणें जो हैं वो एक समान कोण नहीं बना पाती। पृथ्वी की जियोड शेप यानी भू आभ होने के कारण आपने देखा कि एक जैसा एंगल नहीं बनेगा। इक्वेटर पर उभार होता है, भूमध्य रेखा पर उभार होता है, तो उभार के कारण स्थिति कुछ बदल रही है। ध्रुवों पे पृथ्वी चपटी है तो ये सारी जो शेप बन के आ रही है वो भू आभ या जियोड शेप बन रही है, तो उसके कारण क्या है, और अपने अक्ष पर भी झुकी हुई है। तो ये सारी परिस्थितियों के कारण जो एंगल है वो एक समान नहीं होता, हर स्थान पर
अलग अलग होता है। तो अब आप देखिए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, परंतु ध्रुवों की ओर किरणों का कोण कम होता चला जाता है। अभी अभी ये बात हमने की थी, आपके सामने बना हुआ है ये डायग्राम, आप देख सकते हैं इक्वेटर और ये सनरेज। सनरेज आप देखिए, ये जो ग्रीन कलर से बनाया मैंने, रेड दिखा दिया इनको। अब ये जो आ रही हैं रेज वो कैसी हैं, वो सब देखिए कहीं 90 डिग्री बना रही हैं, उसके बाद एंगल तिरछा होना शुरू हो रहा है। ठीक, तो आप देखिए एंगल इक्वेटर से तिरछा होना शुरू हुआ है, इक्वेटर पे 90 डिग्री हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, और पोल की तरफ वो किरणें कैसी होती जा रही हैं, तिरछी होती चली जा रही हैं। ये एक फिगर ध्यान में रखिए अपने, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ध्रुवों की ओर किरणों का कोण कम होता जाता है, अर्थात वे तिरछी हो जाएंगी। सीधी सी बात है, यार दिख रहा है यहाँ पे तिरछी हो रही किरणें। देखिए यदि किरणों के तिरछापन में कुछ परिवर्तन होता रहता है, उदाहरण के लिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, 21 जून को ये बातें लगभग हम अभी पढ़ चुके हैं, तो फैक्टर है इसलिए हमें पढ़ना भी है, ध्यान भी रखना है। कुछ एक दो बातें नहीं आएंगी, उन पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहला फैक्टर जो सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाला है वो किरणों का सापेक्ष तिरछापन है। और तिरछापन में हमें ये देखना है कि जो पृथ्वी की शेप है वो भूआब है, और भूआब होने के कारण क्या है, जो एंगल है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, और भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ वो एंगल बदलता चला जाता है, यानी तिरछा होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो 21 जून की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, 21 जून तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य कर्क रेखा, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण पहली स्थिति में किरणें दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तिरछी होंगी। तथापि देखिए हम बात कर लें आदर्श स्थिति की, बात आपने कर ली। भूमध्य रेखा पर सूर्य जब है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तब एंगल की बात आपने कर ली कि पूरे ग्लोब में बराबर स्थितियां हो रही हैं। लेकिन अब आप बात करिए, अगर हम रेस की, स्पेशली हम रेस पर ही ध्यान दे रहे हैं, तब कैसे बन रहा है। देखिए 21 मार्च को अगर सनरेज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप देखिए इस हिस्से पर तो किरण सीधी जाएगी, यानी उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से में क्या होगा कि कम तिरछी होंगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए किरणें कैसे जाएंगी, यानी इसको कितना लंबा ये डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है, यानी 21 जून की स्थिति हो रही है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो किरणें हैं उनका जो एंगल है वो उत्तरी गोलार्ध में वो लंबवत ज़्यादा रहेंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में वो ज़्यादा तिरछी हो जाएंगी। इसके विपरीत अगर हम चलते हैं 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर में आप देखिए किरणें दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा परपेंडिकुलर दिखाई देंगी, और उत्तरी गोलार्ध में तिरछापन उनका ज़्यादा हो जाएगा। यानी भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तिरछापन ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ चमक रही है तो भूमध्य रेखा से इधर बढ़ेंगे तो तिरछापन ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ कम हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत चमकने से क्या होता है। पहली स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तिरछी रहेंगी, यानी जब यहाँ चमक रहा है, और दूसरी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी रहेंगी। तिरछेपन की बात कर रहे हैं, तिरछापन सूर्य की किरणों का, और तिरछेपन से क्या मतलब हो रहा है, इंसोलेशन की मात्रा से मतलब हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हम सूर्य की किरणों के एंगल की बात करेंगे। तिरछेपन से मतलब उसका एंगल से मतलब है, क्लाइमा से मतलब है, और क्लाइमा से ही क्लाइमेट बना है। एक बात ये भी समझ लीजिए, क्लाइमा एक ग्रीक वर्ड है, क्लाइमा, और के से बनता है क्लाइमा। ठीक है, क्लाइमा जिनका मतलब होता है इंक्लिनेशन, झुकाव, तिरछापन। किसका तिरछापन, सूर्य की किरणों का तिरछापन। और तिरछेपन से ही क्या हो रहा है, जहाँ जिस स्थान पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है या 0 डिग्री बन रहा है, तो उसी हिसाब से इंसोलेशन मिल रहा है, और उसी हिसाब से वहाँ की क्लाइमेट डिसाइड हो जाती है कि अगर गर्मी ज़्यादा तापमान मिल रहा है तो गर्म क्षेत्र हो गया, मध्यम मिल रहा है तो मध्यम क्षेत्र, और उच्च मिल रहा है तो उच्च, यानी ट्रॉपिकल टेम्परेट और फ्रीज।
ठीक है। तो क्लाइमा से ही क्लाइमेट बना है। क्लाइमा मतलब इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज, सूर्य की किरणों का झुकाव या तिरछापन। तो वो तिरछापन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे सामने है इंसोलेशन को के डिस्ट्रीब्यूशन को पे इफेक्ट डालने के लिए। तो वो हम पढ़ रहे हैं जब समर सोल्स्टिस हो रहा है, यानी सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर हो रही है, तब यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में तिरछापन ज़्यादा हो जाता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध पे है विंटर सोल्स्टिस हो रहा है, तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तिरछापन ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दो स्थितियाँ बनेंगी। क्या होगा, लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्र पर पड़ती हैं। देखिए एक किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पड़ी सीधे वायुमंडल से, यानी सूर्य जहाँ चमक रहा है, रेज यहाँ पे आई, इस तरह से देखिए दूरी ये, और ये एक इसकी ये दूरी देखिए, ठीक है। दोबारा सुनिए, लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्र पर पड़ती हैं, जिस कारण उस स्थान का ताप अधिक हो जाता है। कम क्षेत्र पर पड़ेंगी तो कम जगह में कम स्थान रहेगा, ठीक है। तो किरण का जो उनकी तरंग दैर्घ्य है, जो भी उनकी गर्मी है, वो उस कम क्षेत्र को मिलेगी, और ज़्यादा स्थान पे होते हुए जा रही हैं तो ज़्यादा स्थान को मिलेगी उतनी ही गर्मी। तो क्या होगा, जब कम क्षेत्र पर पड़ रही हैं तो वो वाला स्थान ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा क्षेत्र पर पड़ रही हैं तो वो स्थान कम गर्म होगा। तो यहाँ स्थिति क्या बन रही है, तिरछे होने के कारण। एक तो लंबवत किरणें धरातल के कम क्षेत्र पर पड़ती हैं, जिस कारण उस स्थान का ताप अधिक हो जाता है, जबकि तिरछी किरणें उतनी ही मात्रा अपेक्षाकृत धरातल के अधिक क्षेत्र पर पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप ऊष्मा कम हो जाती है। मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि कम क्षेत्र पर पड़ेंगी तो वो क्षेत्र गर्म होगा, और उतनी ही मात्रा में यहाँ ज़्यादा क्षेत्र पर पड़ रही है तो क्या होगा, वो क्षेत्र कम गर्म हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो एंगल या जो तिरछापन है वो प्रभाव डालता है। दूसरा, सीधी किरणों को वायुमंडल की अपेक्षाकृत पतली परत को पार करना पड़ेगा। वायुमंडल की इतनी परत को पार कर रही है किरण, और ये इतनी परत को पार कर रही है। वायुमंडल पूरा, पृथ्वी चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी हुई है। अब सीधी किरण आ रही है तो उसको कम हिस्से में से जाना पड़ रहा है, और तिरछी किरण आएगी तो उसे ज़्यादा हिस्से में से जाना पड़ेगा। तो दूसरा फैक्टर क्या है, सीधी किरणों को वायुमंडल की अपेक्षाकृत पतली परत को पार करना पड़ता है, तथा जिस कारण सूर्यातप की कम मात्रा ही वायुमंडल में नष्ट हो पाती है। जब वो किरण सूर्य से चली और वायुमंडल को प्रवेश करके पृथ्वी तक आ रही है तो कम दूरी तय कर रही है, कम उसको वायुमंडल के कम हिस्से में जाना पड़ रहा है, तो जो सूर्यातप है वो रास्ते में कम नष्ट हो रहा है, और यहाँ जाते जाते वो बहुत ज़्यादा नष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो किरण है उसका जो एंगल है या तिरछापन है वो सूर्यताप के वितरण को प्रभावित कर रहा है। सीधी सीधी बात फिर से ये निकल कर आ गई कि अगर 90 डिग्री का एंगल कहीं पे किरण बनाएगी तो वहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा, और वो जितनी तिरछी होती चली जाएगी उसी हिसाब से, उसी अनुपात में इंसोलेशन की मात्रा कम होती चली जाएगी, और ताप का ये इंसोलेशन का वितरण आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, दिन की अवधि। दिन कितना बड़ा है, रात कितनी बड़ी। दिन की अवधि क्यों कहा, रात की अवधि क्यों नहीं कहा? दिन की अवधि इसलिए कहा कि दिन में ही इंसोलेशन मिल रहा है, दिन में सूर्य आपको चमक रहा है। नहीं, सूर्य आपके सामने तभी दिन आपको दिख रहा है, जब सूर्य आपके पीछे है तो आपको रात दिखेगी, ठीक है। तो दिन की अवधि कैसे प्रभाव डालेगी? यदि अन्य दशाएं समान हो तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी सूर्यातप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। सीधी सी बात है भाई, जब दिन बड़ा होगा तो इंसोलेशन भी आपको ज़्यादा देर तक मिलेगा, दिन छोटा होगा तो इंसोलेशन कम देर को मिलेगा। आप देखिए सर्दी और गर्मी में अपने उत्तरी गोलार्ध में जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह पे आप देखिए जून के महीने में या अभी जो टाइम चल रहा है आप देखिए दिन की अवधि ज़्यादा है, दिन बड़ा है, शाम होने का नंबर नहीं आता है, बहुत लंबा दिन सफ़र तय करना पड़ता है सुबह से शाम के लिए। तो दिन की अवधि ज़्यादा है तो सूर्य ज़्यादा देर तक रहता है, यानी सनसेट सनराइज जल्दी और सनसेट देर में, तो दिन की अवधि ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा अवधि हो गई तो सूर्य चमकेगा, सामने सूर्य दिख रहा है तो इंसोलेशन देगा आपको। और दिन की अवधि कम है, छोटा दिन है, सर्दी में आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा दिन होता है, तो क्या होता है, इंसोलेशन बहुत कम मिलता है, और सूर्य आपके विपरीत स्थिति में होता है, दक्षिण गोलार्ध में चमक रहा होता है, तो आप देखेंगे कि आप उसकी किरणों में भी जो उतनी तीव्रता उतनी गर्मी नहीं होती जितने कि इन दिनों में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, दिन की अवधि
कैसे प्रभाव डाल रही है। तो यहाँ आप देख लीजिए सूर्य तप की मात्रा उतनी ही अधिक होती। पृथ्वी अपनी कक्षा पर 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाते हुए लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा आप देख सकते हैं, कक्षा का मतलब कि वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और अक्ष पर, अपने अक्ष पर ये घूम रही है। ऐसे घूमते घूमते वो, मान लो इसको आप थोड़ी देर को सूर्य मान लो, और ऐसे घूमते हुए इस टाइप से ये घूमती हुई जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, एक बार सूर्य इसके सामने आ रही है, सूर्य के एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा सूर्य के विपरीत हो रहा है, तो दिन रात हो रहे हैं। यदि पृथ्वी अपनी स्थिति पर स्थिर, अपनी जगह पर स्थिर होती तो वर्तमान स्थिति के विपरीत दशा होती, परंतु दैनिक तथा वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आता है। देखिए भूमध्य रेखा के बारे में अभी भी आपको हम बहुत सारी बात कर चुके हैं कि सूर्य यहाँ पर चमक रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कर्क रेखा पर चमक रहा है, मकर रेखा पर चमक रहा है, तो इसमें शिफ्टिंग यहाँ पर चलती है, जिसके कारण क्या होता है, भूमध्य रेखीय भाग पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, दिन की अवधि में वो लगभग समान रहती है। लेकिन यहाँ बाकी के हिस्से में, यानी दोनों गोलार्धों में अगर आप बात करेंगे तो बाकी के हिस्सों में बहुत असर पड़ता है इस बात का कि सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है मकर रेखा पर, तब यहाँ क्या होगा, छोटा दिन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ चमक रहा है तो यहाँ छोटा दिन होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए, शब्दों में कैसे कहेंगे। पृथ्वी की दैनिक तथा वार्षिक गति के कारण भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर होता है। भूमध्य रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है, क्योंकि प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को बराबर भागों में काटता है। लाइट सर्कल की बात मैंने आपको उस समय क्लास में बताई थी, क्योंकि प्रकाश वृत्त भूमध्य रेखा को बराबर भागों में काटता है हर कंडीशन में, इसलिए क्या होगा, दिन की अवधि लगभग यहाँ बराबर रहती है। लेकिन सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की स्थिति में, देखिए फिर से उत्तरायण दक्षिणायन की बात आ गई, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। उत्तरायण की स्थिति में क्या होगा और दक्षिणायन की स्थिति में क्या होगा, उत्तरायण की स्थिति और दक्षिणायन की स्थिति। उत्तरायण की स्थिति में दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा और दक्षिण गोलार्ध में छोटा, और दक्षिणायन की स्थिति में दक्षिण गोलार्ध में बड़ा और उत्तरी गोलार्ध में छोटा होगा। सूर्य 21 जून को यहाँ चमक रहा है तो उत्तरायण की स्थिति है ये, और 22 दिसंबर को यहाँ है तो दक्षिणायन। अब इसके बाद ये उत्तर जा रहा है तो उत्तरायण, और दक्षिण जा रहा है तो दक्षिणायन, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर चला तो उत्तरायण, भूमध्य रेखा से दक्षिण चला तो दक्षिणायन। इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सूर्य के उत्तरायण की स्थिति के समय जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। यानी सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में जब सूर्य कर्क रेखा पर है, यानी 21 जून को है, तब भूमध्य रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते पोल पर 6 महीने की हो जाती है। जो 6 महीने का दिन आप पढ़ते हो, ध्रुवों पे 6 महीने का दिन हो, 6 महीने की रात, तो कब होती है ये भी तो पता हो। तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता होता है, यानी कर्क संक्रांति की स्थिति बन रही होती है, उस समय क्या होता है, जो नॉर्थ पोल है आपका, उस समय दोनों ध्रुव नहीं कहेंगे, नॉर्थ पोल, एक बार में एक ही पोल में दिन और रात होता है। तो इस समय कब, 21 जून को, जब कर्क संक्रांति है, तब क्या हो रहा है, भूमध्य रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ रही है। देखिए ऐसी चीज़ों को आपको संभाल के रखना है। एक सेंटेंस यहाँ बनकर आया कि जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, उस वक्त क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुव मीन्स नॉर्थ पोल, भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की दिशा में जाने पर क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ती है। और उस समय भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने पर दिन की अवधि घटती है। 6 महीने का दिन उस समय, रात यहाँ पर हो रही होगी उस समय। तो जब यहाँ दिन की अवधि है तो यहाँ इंसोलेशन मिलेगा, जब यहाँ रात की अवधि है तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये फैक्टर असर डालेगा उस पर। ठीक है, इसी तरह सूर्य की दक्षिणायन स्थिति में जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, तब क्या होगा, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दिन की अवधि बढ़ती है और उत्तर की ओर घटती है। जब सूर्य मकर रेखा पर चमक रहा होगा, तब भूमध्य रेखा से आप दक्षिणी की ओर चलेंगे तो क्या होगा, दिन की अवधि बढ़ेगी, यानी 6 महीने का दिन यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 6 महीने की रात वाली स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। तो जब कभी आप यूरोप घूमने जाएं, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया घूमने जाएं, तो इन चीज़ों को देखते हुए जाएं कि कौन से वाले टाइम में आप जा रहे हैं। अगर शाम को घूमने का, कहीं यूरोप में शाम को घूमना है, जैसे एफिल टावर देखना है पेरिस में, ठीक है, एफिल टावर देखना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कब जाएं यहाँ, क्योंकि वहाँ पता चला शाम रात के 11 बजे हो रही है पेरिस में, तो एफिल टावर को रात में देखने में ज़्यादा क्रेज़ होता है।
तो आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, भूगोल बहुत कुछ नया नया देता है, बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है। तो आपको विश्व में कब कहाँ घूमना है, भारत में घूमना है तो आप भारत में कौन से हिस्से में जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कौन से मंथ में जाएं। इसलिए जब कभी टूरिस्ट प्लेसेस का आता है तो उसमें आता है कि कब आएँ कब जाएँ। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको कौन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भूगोल ही तो है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ही तो हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि आप विश्व में अगर वर्ल्ड में कहीं सैर पे जा रहे हैं तो आप कब जाएंगे। सूर्य की उत्तरायण की स्थिति में जाएंगे तब अच्छा रहेगा, या दक्षिणायन की स्थिति में जाएंगे तब अच्छा रहेगा। यूरोप जाएंगे तो कौन सा समय होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो कौन सा समय होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आज इस क्लास से ये भी मिल रहा है सीखने को। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बढ़ा के रखना है, तब ये सारे टॉपिक अपने आप समझ में आते रहेंगे। तो सूर्य की उस दक्षिणायन उत्तरायण स्थिति में क्या होगा, भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर दिन की अवधि छोटी होगी और भूमध्य रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बड़ी होगी। और अगर मकर संक्रांति वाली स्थिति है तो क्या होगा, भूमध्य रेखा से दक्षिण जाने पर दिन की अवधि बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, और भूमध्य रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि छोटी होगी। तो ये सब जो फैक्टर हैं वो क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। केवल 21 मार्च तथा 23 सितंबर को जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। ये बात हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। जब 21 मार्च और 23 सितंबर को होगा, यहाँ पर है तो पूरे ग्लोब पर बराबर हो रहा है। किरणों के तिरछेपन तथा दिन की अवधि, किरणों के तिरछेपन और दिन की अवधि, इन दोनों का प्रभाव जो है वो सापेक्ष रहता है। उच्च अक्षांशों में 6 दिन की अवधि 6 महीने होने पर भी सूर्य तप न्यूनतम रहता है। तो ये बात भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना। अभी हमने सूर्य किरणों का तिरछापन देखा था, अब दिन की अवधि की बात कर रहे हैं। तो हमने मान लीजिए देखा कि दिन की अवधि की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन है। तो 6 महीने का दिन वहाँ यहाँ जैसे 6 दिन जैसा नहीं हो रहा है कि आपको मैक्सिमम इतना सारा इंसोलेशन मिल रहा है, गर्मी से आप परेशान क्यों? क्योंकि वहाँ पर किरणें तिरछी जा रही हैं। देखिए ये विरोधाभासी बात लग रही होगी, क्योंकि यहाँ 6 महीने का दिन हो रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि 6 महीने का दिन है तो मैक्सिमम इंसोलेशन मिलेगा। ये बात मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले भी कही थी कि मैक्सिमम तो होगा, उस कंपेरेटिवली होगा कि इसके साथ कंपेयर करें तो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन वास्तव में अगर हम वास्तविकता देख रहे हैं, बाकी के स्थानों को कंपेयर करेंगे, भूमध्य रेखा से करेंगे तो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि दिन की अवधि और ये जो तिरछापन है इनका, वो एक दूसरे के सापेक्ष चलते हैं। कैसे चलते हैं? तो यहाँ देखिए आपकी ये जो भाग है, यहाँ 6 महीने का दिन अगर है लेकिन किरणें तिरछी जा रही हैं, किरणें तिरछी जाने के कारण यहाँ पर इंसोलेशन आपको उस तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है जिस तरह से दिन यहाँ बड़ा होने से या यहाँ बड़ा होने से प्राप्त हो रहा है। इन बातों को भी साथ साथ ध्यान रखना है आपको। जहाँ पर दिन की अवधि अधिक होती है साथ ही साथ किरणें भी सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से इंसुलेशन ज़्यादा होगा। ये बात बस ध्यान रखना है। जहाँ दिन की अवधि भी ज़्यादा है और किरणें भी 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। देखिए दिन की अवधि कहाँ ज़्यादा है, इक्वेटोरियल पार्ट में, या आप जो तिथि विशेष की बात करें तो यहाँ ठीक है, और दिन की अवधि भी ज़्यादा है और और किरणें भी कैसी हैं, लगभग 90 डिग्री आ रही हैं। यानी कि ट्रॉपिक्स, आयनवर्तीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन, वहाँ पर कैसा है, वहाँ पर आपको इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। अभी भी मैंने इंसोलेशन कहा है, तापमान नहीं। ठीक है, इंसोलेशन की बात की है। तापमान कन्वर्ट होगा, कल होगा तापमान की बात, परसों। ठीक है, तो इंसोलेशन की बात हमने यहाँ करी। तो इंसोलेशन कैसा हो रहा है, जहाँ दिन की अवधि भी ज़्यादा हो और किरण भी 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, वहाँ पर दिन की अवधि, वहाँ पर जो इंसोलेशन है वो सर्वाधिक होगा। ये बात तय है। अब आप इनको अक्षांशों पर स्थिति देख लें, अगर 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री इनको इस तरह से बना लें तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत या दक्षिणी अयनांत यानी समर और विंटर सोल्स्टिस के हिसाब से देखेंगे तो कैसे हम करेंगे इसको। 22 डिग्री पर 22 दिसंबर को अगर हम देखते हैं तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात भूमध्य रेखा पर होगी ही। इसमें तो किसी भी स्थिति में आप देखें लगभग 12 घंटे की ही दिन होता है। तो हम उत्तरी गोलार्ध के रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर 21 जून की स्थिति है तब दिन कैसा होगा विभिन्न अक्षांशों पर, और 22 दिसंबर की स्थिति है तब कैसा होगा, उत्तरी गोलार्ध की ही बात कर रहे हैं, दक्षिणी की नहीं। तो आप उसमें देख सकते हैं 0 डिग्री पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन कब, 22 दिसंबर को, या 22 दिसंबर की बात कर लें तो
भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 20 डिग्री अक्षांश पर 10 घंटे 48 मिनट का दिन, 40 डिग्री अक्षांश पर 9 घंटे 8 मिनट का दिन, 60 डिग्री अक्षांश पर 5 घंटे 33 मिनट का दिन और 90 डिग्री पर कितना 0 दिन का कितना होगा, दिन होगा ही नहीं, क्योंकि हम ये बात उत्तरी गोलार्ध की कर रहे हैं, लेकिन कब 22 दिसंबर की स्थिति, तो यहाँ तो रात होगी उस समय 6 महीने वाली, इसलिए दिन वहाँ होगा ही नहीं, 0 दिन। अब अगर हम बात करें 21 जून की, 21 जून को सूर्य यहाँ पर है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग अक्षांशों पर क्या स्थिति होगी दिन की, तो आप देख लीजिए भूमध्य रेखा पर 12 घंटे, 20 डिग्री पर 13 घंटे 12 मिनट, 40 डिग्री पर 14 घंटे 52 मिनट, 60 डिग्री पर 18 घंटे 27 मिनट और 90 डिग्री पर 6 महीने। ठीक है, तो इस टाइप से दिन की अवधि की बात हो रही है। अगला एक पॉइंट आता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, दूरी की बात करें तो दूरी कम ज़्यादा होती है, जो एफिलियन और पेरिहिलियन की स्थिति बनती है। एक बार पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट और एक बार वर्ष में सबसे ज़्यादा दूर, जो वृत्ताकार यानी वृत्ताकार मार्ग ना होकर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होने के कारण ऐसी स्थिति बनती है, यानी इलिप्टिकल पाथ पे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आप इसको इस तरह कह सकते हो, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसमें प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, और परिवर्तन इसीलिए आता है कि सूर्य की बहुत थोड़ा माइनर परिवर्तन आता है, वो सूर्य की जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसमें परिवर्तन आने के कारण होता है। तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर, 4 जुलाई को सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर, ठीक है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, इस स्थिति को अपसौर या एफिलियन कहते हैं। दूसरी स्थिति 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर, इस स्थिति को उपसौर या पेरिहिलियन कहते हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर आ रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इन जब वो पास होगी तो ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा और जब वो दूर होगी तो कम मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरे जो और फैक्टर हैं वो ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है सौर कलंक। सूर्य की सतह पर काले धब्बे पाए जाते हैं और वो बनते बिगड़ते रहते हैं। धब्बों की, सौर कलंकों की सन स्पॉट जो होते हैं, सौर कलंकों की मात्रा के हिसाब से अगर वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो सूर्यताप की मात्रा, सूर्यताप मिलने वाले सूर्यताप की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये सौर कलंकों का प्रभाव रहता है। दूसरा वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल के प्रभाव में आपको ये देखना है कि वायुमंडल की बात कल हमने की थी, सघन है, विरल है, माध्यम कैसा है। ठीक है, सूर्य की किरण के रास्ते में अवरोध कितने आ रहे हैं। तो वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल का प्रभाव सीधा ये रहता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण, ये 3 क्रियाएं वायुमंडल में होती हैं। एक स्कैटरिंग होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है, यानी प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण। अब प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन के अंतर्गत सौरिक शक्ति का कुछ भाग पारदर्शक वायुमंडल में स्थित अदृश्य कणों तथा अणुओं के कारण बिखेर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। यानी वो जब रेज आती हैं तो जो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर फैले हुए हैं उनसे टकराकर वो बिखर जाती हैं, जिसके कारण जो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे आकाश का रंग नीला दिखना, सूर्योदय यानी सनराइज और सनसेट के टाइम में जो सूर्य की लालिमा है वो सब प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव होता है। अगला परावर्तन की बात करें तो इस क्रिया में सौरिक शक्ति का कुछ भाग परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि कुछ भाग वायुमंडल में छिटक जाता है। पृथ्वी की सतह से भी कुछ भाग ताप शक्ति का परावर्तन आकाश में हो जाता है। इस पृथ्वी के इस परावर्तन के कारण ही, ये बात बस अंडरलाइन कर लेना, चंद्रमा का जो अंधेरा वाला भाग है वो भी आसानी से दिखाई दे जाता है।
ठीक है। प्रकीर्णन तथा परावर्तन के कारण वायुमंडल से कुछ सौरिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। इसे आकाश का विसरित नीला प्रकाश यानी डिफ्यूज ब्लू लाइट ऑफ स्काई एंड डिफ्यूज डे लाइट ऑफ या विसरित दिवा प्रकाश, ये भी संज्ञा दी गई है। तो डिफ्यूज डे लाइट क्या होता है, विसरित दिवा प्रकाश क्या होता है, डिफ्यूज ब्लू लाइट ऑफ स्काई क्या होता है, ये छोटे छोटे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। अगला है लास्ट, इसका एब्जॉर्प्शन की बात करें, अवशोषण की बात करें तो इसमें जलवाष्प तथा मुख्य रूप से जलवाष्प और सेकेंडरी जो रोल है वो ऑक्सीजन और ओजोन का रहता है। सूर्य से विकीर्ण समस्त सूर्य तप का लगभग 35% भाग परावर्तन तथा प्रकीर्णन द्वारा आकाश में वापस लौट जाता है। इसका उपयोग ना तो वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है और ना ही पृथ्वी के गर्म करने के काम में आता है। अब एक लाइन और लास्ट है जो आपको ध्यान से नोट कर लीजिए, किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा, ठीक है, किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को अल्बिडो कहते हैं। किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को अल्बिडो कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अल्बिडो, ALVEDO, ALVEDO, अल्बिडो या अल्बिडो। अल्बिडो पे क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखें। पृथ्वी की सतह का औसत अल्बिडो जो है वो 24 से 34% के बीच बताया जाता है। ठीक, तो इतनी ये सब बात आज हमने इंसोलेशन के बारे में की, सूर्य तप के बारे में की, सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप का वितरण क्या है और सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हमें बहुत सारे फैक्टर हमारे और क्लियर हो गए, जो आगे हम क्लाइमेट में जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उनको सॉल्व करने में ये सारा जो आज का क्लास था वो आपको पूरी हेल्प करेगा। बस एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, इंसोलेशन और टेम्परेचर को सेम रेफरेंस, सेम अर्थों में नहीं लेना है, समानार्थी नहीं है, अलग अलग हैं। इंसोलेशन अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है। आज हमने इंसोलेशन की बात की, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी हुआ नहीं है ना।